चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का टॉपिक क्या था, क्या बताया था पिछले क्लास में, क्या बताया था पिछले क्लास में, बोलिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था ना, कहाँ तो बताया, दिखाइए जरा। चलिए आज थोड़ा सा रिवाइंड कराते हैं पीछे का। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, जल्दी बताइए। किसे कहते हैं? हाँ, the total number of electric field lines passing perpendicularly to the surface called electric flux। क्या बताया था मैंने पिछले क्लास में, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि मान लीजिए कोई एक सरफेस है, मान लीजिए कोई एक सरफेस है, कोई प्लेन है, सरफेस है, ये सरफेस हो गया हमारा, ये हमारा एक सरफेस हो गया। अब इससे इसको रखा गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर से इधर जा रही है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा सरफेस है, इसका लेंथ हो गया, इसका विड्थ हो गया, ये निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। चलिए मान लीजिए हो गया, विड्थ हो गया, ये हो गया, लेंथ हो गया, उसका पहले कोई एरिया तो होगा। इस सरफेस का सरफेस एरिया ये है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो फील्ड लाइंस है ये कैसे पास कर रहा है, परपेंडिकुलर। कैसे पास कर रहा है, परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर पूछा जाए कि फ्लक्स कितना होगा तो हम यहाँ गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है, वो भी परपेंडिकुलर। कौन सा, 1 2 3 4 5 और 6, फ्लक्स कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। अभी हम काउंट कर रहे हैं, अब काउंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये आगे की बात है। काउंट होगा आपसे कि नहीं होगा, लेकिन फ्लक्स बोलते हैं काउंटिंग को। जो नंबर काउंट कर लिया आप, कितने लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रहा है कि नहीं। अब इससे क्या मतलब कि आप काउंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आप काउंटिंग नहीं कर, काउंटिंग सीख लो कैसे गिना जाता है कि नहीं। आई बात सर। अब गिनने का 2 तरीका है, एक तरीका नर्सरी क्लास होता है और एक तरीका आपका 11th 12th वाला है ना, कि जब इनफिनाइट लाइंस हो तो कैसे काउंट करते हैं, सब पता है आपको। तो ध्यान दीजिए, पहली बात फ्लक्स की अगर बात करें तो फ्लक्स को किसी से कोई मतलब नहीं है। फ्लक्स ये कहता है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको एक पता है कि एरिया जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, और एरिया वेक्टर हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। इनवर्ड क्यों नहीं लेते हैं, इनवर्ड भी ले सकते हैं, आउटवर्ड भी ले सकते हैं, पर इनवर्ड क्यों नहीं लेते समझाया था आपको। तो क्या लेंगे हमेशा, आउटवर्ड। हालांकि ध्यान दीजिए ये जो है आप इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब वो क्लोज सरफेस एरिया होगा, 3D होगा, हमेशा क्या लेते हैं, आउटवर्ड। तो मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा हमारा, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये फ्लक्स 3 बातों पर डिपेंड करता है, बताया था शॉर्ट में, समझा दे रहे हैं। पहला 3 फैक्टर है जिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। आप समझ रहे होंगे कि पहली बात जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली किसका होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के, बता चुके हैं। चलो सोचो, अगर यहाँ पर सुनो ये है, अगर यहाँ पर फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगे, जरा सोचो, मान लो ये इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, अब बता दो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। आई बात समझ। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में
नंबर ऑफ लाइंस अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और नंबर ऑफ लाइंस अगर कम दिखाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे मतलब लाइंस बढ़ेगी, और जहां नंबर लाइंस बढ़ेगी क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर जो पासिंग लाइंस है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको समझिए, शॉर्ट बता रहे हैं, इसे पिछले वाले लेक्चर में आपको बता चुके। दूसरा क्या है, ये जो फ्लक्स है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। अब जरा सोचो, इसका एरिया अगर कम कर दो, छोटा कर दो, फील्ड लाइंस घट जाएंगे, और एरिया अगर बढ़ा दोगे फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। इतना छोटा सा एरिया, इसको इतना छोटा कर दो तो इतना ही लाइन पास करेगा, इसको बड़ा कर दो इतना, इसको खींच के और बड़ा कर दो, ये लाइंस भी इसके अंदर आ जाएंगी। एरिया अगर बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस ज्यादा जाएगा, एरिया अगर घटेगा तो फील्ड लाइंस कम होगा, तो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। अगर इसको मिलाया हम लोगों ने, इसका इक्वेशन फर्स्ट बोला और इसको इक्वेशन सेकंड, अगर हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंबाइन करते हैं मान लीजिए, तो कितना आया, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू कितना, E इंटू है ना। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं, और यहाँ के का मान 1 है क्योंकि यहाँ के किसी में डिपेंड नहीं करता, तो कितना आ जाएगी हमारी E इंटू, ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला कितना, E इंटू। लेकिन एक तीसरा फैक्टर और है जिस पर फ्लक्स डिपेंड करता है, थर्ड फैक्टर। वो थर्ड फैक्टर क्या है, ध्यान दीजिए। अगर मान लिया जाए ये हमारा कोई सरफेस है, ध्यान दीजिए, हमारा क्या है, सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना, एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, और दोनों के बीच के अंदर कितना है हमारा, थीटा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करेगी, थीटा पे डिपेंड करेगी। डिफिनेशन याद करो जरा फ्लक्स का, सिर्फ उसी लाइन को कंसीडर करते हैं जो सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है सरफेस के, नहीं, एंगुलर है। तो क्या किया मैंने, इसको रिजॉल्व कर दिया। जब रिजॉल्व करोगे तो इधर कितना आएगा हमारा, E cos थीटा, और इधर कितना आएगा हमारा, A sin थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये परपेंडिकुलर है सरफेस के या पैरेलल है, पैरेलल है ना। तो पैरेलल लाइन देखो ऐसे, सरफेस जरा समझिए, मान लीजिए ये सरफेस है, ऐसे ऐसे रखा गया सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी एरिया वेक्टर ये हो गया, एरिया वेक्टर, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो गया, ठीक है नहीं, हो गया, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही मामला ना। अब इसको रिजॉल्व किए थे, क्या आया ऐसे और एक आया ऐसे। अब बता दो ये लाइंस इसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस की वजह से कोई फ्लक्स जाएगा ही नहीं, क्या जाएगा, समझ रहे इस बात को, फिर समझ लीजिए। अगर ये मान लो फील्ड लाइंस ऐसे है और तुमने ऑब्जेक्ट को, प्लेन को तुमने ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, अब बता दो कोई लाइन पास करेगा इससे, नहीं, है ना। बहुत सारी तीरें चल रही है एक ही डायरेक्शन में, और आप वहां सो जाओ ऐसे फ्लैट, आपको तीर लगेगी नहीं, बीच में आप सो गए तो रुकने लगेगी। लेकिन जब इसको खड़ा ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो पास करने लगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है परपेंडिकुलर लाइंस। कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस के द्वारा फ्लक्स क्या होता है, जीरो, है कि नहीं। तो ये जिम्मेदार है। अगर इसको अब कंबाइन करेंगे, जरा देखिए इस केस में अगर इसको अब कंबाइन करेंगे हमारा फ्लक्स कितना आएगा, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो जाएगा हमारा, E cos थीटा इनटू A, कितना हो जाएगा हमारा, E A cos थीटा। साइलेंट कर लीजिए, फोन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे E A cos थीटा कम कर, E भी वेक्टर है और A भी वेक्टर है, और आपको पता है कि A डॉट B कितना होता है, A B cos थीटा। हम फ्लक्स को क्या बोल सकते हैं, E डॉट A, मतलब कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आएगा सर में, यहाँ तक क्लियर है। तो कल पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो क्या समझ में आया आपको, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना,
ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा। पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इस फील्ड में मैंने क्या रखा है, एक पैरेलल सीट रखा है, एक सीट रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्लेन रखा है, एक सरफेस रखा है, और अब देख रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास कर रहा है। कंडीशन समझ गए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है कैसा रखा है, यूनिफॉर्म। कैसा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, जब कांस्टेंट होता है एवरीवेयर। आई बात समझ में ना, पैरेलल लाइंस क्या दिखाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुल मिलाकर मोटी मोटी बातें आपको फ्लक्स वाले जो पिछले क्लास बताया था मैंने आपको रिवाइज कर दिया। ठीक है, किसे कहेंगे फ्लक्स, एक बार फिर से डेफिनेशन, अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट आप समझ ही सकते हैं कितना होगा ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक का फील्ड का कितना होता है, न्यूटन पर कूलम, और ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई बात समझ में, खत्म कहानी। चलिए, एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए इसी फ्लक्स के बारे में कुछ और बातें पढ़ें, ठीक है। यहां जो हमें सरफेस रखा था वो 2 डायमेंशनल था। क्या था सरफेस, 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब मान लीजिए इसी फील्ड में हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रखते हैं। 3 डायमेंशनल होता है ना, 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड रख दीजिए, सिलेंडर रख दीजिए, स्फीयर रख दीजिए, क्या होने वाला है। शुरू करें, चलिए। आज की बात यहाँ के बाद से स्टार्ट करते हैं। ये पिछला क्लास का था, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब भी फ्लक्स निकालना हो आपको ये देखना होगा कि हमारा सरफेस से कितने लाइंस पास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 3 डायमेंशनल सरफेस और क्लोज सरफेस। डालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनक्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनक्लोज्ड सरफेस। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छे से समझिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत हो बताइएगा। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं 3 डायमेंशन, एक क्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक क्यूब। चलिए बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक परफेक्ट ऐसे तो हाथ से बना रहे हैं, आप लोग बढ़िया से बना दीजिएगा। ये क्यूब बनाया, क्या बनाया, क्यूब। ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है क्यूब। अच्छे से ध्यान देना है और लिखना नहीं है, बिल्कुल समझना है। पर मान लो इस क्यूब का सारा साइड का लेंथ ए है। कितना लेंथ है, ए। अब बता सकते हैं इसके अंदर कितने फेस हैं। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। 1 2 नंबरिंग करते हैं, 1 इसका ऑपोजिट 2, ऊपर का 3, नीचे का 4, पीछे का 5, आगे का 6, आगे का और पीछे का, है ना। ध्यान दीजिए, क्लियर हो गया। लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट, अप, डाउन, 6 फेसेस हैं। अब इसको हमने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किधर रखा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायरेक्शन इधर होगी का। गंदा नहीं करना चाहते हम, समझाते हैं। बस इधर हो गया, तो सारे लाइंस आपको इधर ही होंगे ना। चलिए, कह रहा है कि टोटल फ्लक्स बताइए। तो आइए समझिए, फ्लक्स थ्रू अ इनक्लोज सरफेस क्या है। तो इसमें जितने सरफेस होंगे सबका फ्लक्स होगा। लेकिन फ्लक्स के लिए आपको बस यही देखना है कि किस सरफेस से कितना लाइंस क्रॉस कर रहा है। अब इसमें कितने सरफेस है, सरफेस में ना प्लेन, इसमें कितने प्लेन है, 6। लेफ्ट प्लेन, राइट, अप, डाउन, बैक और फ्रंट। आई बात समझ। तो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमको एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया चाहिए। किस एरिया से कितना पास कर रहा है। ऐसे से कितने एरिया बनेंगे? एक देखो दिखा रहे हैं, एक ये है आपका फ्रंट एरिया सरफेस, और ये क्या है हमारा बैक सरफेस, लेफ्ट एंड फ्रंट में लेफ्ट एंड राइट। कोई दिक्कत? ऐसा ही ऊपर वाले होंगे, ऐसे ही नीचे वाले होंगे, ऐसे फ्रंट का बैक का, पहले दो करता ऐसे 6 निकालना होगा। तो क्या कहता है कि टोटल नेट फ्लक्स ऑफ द सिस्टम विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ, कौन सा? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फ्लक्स ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम है जितने भी सरफेस एरिया है सभी के फ्लक्स निकाल करके उसको अलजेब्रिकली जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा नेट फ्लक्स आ जाएगा। आई बात समझ में? ध्यान दें, अलजेब्रिकली क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर। और स्केलर को कैसे जोड़ा जाता है? 1 और 2 जोड़ना है। क्या होगा? 1 + 2 कितना? 3। पर वेक्टर होगा तो उसका एडिशनल होगा, उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो चूंकि सिंस स्केलर क्वांटिटी है आपका फ्लक्स, तो द नेट फ्लक्स ऑफ द सिस्टम विल बी द टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस एरिया। सारे सरफेस एरिया जो है उनके सारे फ्लक्स को क्या करेंगे? टोटल कर देंगे, मतलब अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो ठीक है, इसका मतलब कि इस क्यूबॉइड का अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो हमको इसके सारे सरफेस एरिया से पास कर रहे फ्लक्स को निकाल लेना होगा और सबको क्या कर देना होगा? जोड़ देना होगा। कॉन्सेप्ट समझना है? कोई दिक्कत? अगर आपको हम इसको, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करते हैं इस सरफेस को हम अलग करके दिखाते हैं, है ना। फिलहाल इसको मैंने काट कर अलग कर लिया, तो क्या ये सरफेस ऐसा आएगा? क्या देखिए तो यही सरफेस, यही ना सरफेस है जी। गौर करिए। और फील्ड लाइंस किधर से किधर जा रही है? इधर से फील्ड लाइन जा रही है और यहां से क्या हो रही है? बाहर हो रही है कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो दिक्कत? अब इसका एरिया वेक्टर किधर लेंगे? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर का किधर हो जाएगा एरिया वेक्टर? अब इस दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 180। दो वेक्टर अगर अपोजिट एक्सिस में एंगल कितना होता है इसमें? 180। तो इसका फ्लक्स का नाम दिया हम लोग φ1। क्या नाम दिए? φ1। तो φ1 कितना हो जाएगा? लगा दें फॉर्मूला, कितना? EA cos थीटा। तो E तो E है, ए रखते हैं, बाद में एरिया निकाल लेंगे। और थीटा का मान कितना आ जाएगा? 180। अगर इसको सॉल्व करें तो -EA आ जाएगा। ये एक का है, इस प्रकार हम दूसरे का निकालेंगे, इस प्रकार हम तीसरे का निकालेंगे। शुरू करें? चलिए, ये आपको अलग करके दिखाया, अब यहाँ स्टार्ट करें। चलिए पहले निकालते हैं हम लोग किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से। पहले इलेक्ट्रिक लाइन किस पे क्रॉस करा लेते हैं। देखिए क्रॉस कर रहा है फील्ड लाइंस। ऐसे ही क्रॉस करेगा, कोई दिक्कत? शुरू करते हैं। चलिए पहले हम लेते हैं ये सरफेस एरिया, इसका नाम लेते हैं 1। क्या नाम दिया इसको? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम निकालते हैं φ1। शुरू करें इसके द्वारा। इसका एरिया वेक्टर किधर है? बाहर की तरफ। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों के बीच का कितना है? ध्यान दे देते हैं। फ्लक्स थ्रू एरिया 1। शुरू करें? क्या क्या है भाई देखो, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? 180 डिग्री। कितना है दोनों के बीच में? 180 डिग्री। डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हो गया आपका कौन सा? एरिया 1। ये हो गया आपका एरिया 1। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर आपका एरिया। थीटा कितना हो गया हमारा? 180। फ्लक्स कितना हो गया हमारा? 5। फ्लक्स कितना हो गया हमारा? φ1। तो φ1 कितना हो जाएगा हमारा? EA cos 180 मतलब -EA, क्योंकि cos 180 का कितना होता है? माइनस। निकल गया। चलिए अब हम फ्लक्स निकालते हैं इस एरिया से। कौन सा एरिया से? सेकेंड एरिया से। ठीक है, फ्लक्स थ्रू एरिया सेकेंड।
इसका नाम दिए, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, आपको देख लीजिए। ये ऐसे है, दिख रहा है आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है और इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर ही होगा, बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। एंगल कितना 0 डिग्री, फ्लक्स 2 नाम दिया, कितना होगा E A cos 0, cos 0 1 होता है, तो कितना आ गया हमारा E A। कोई दिक्कत, ये दोनों भी आ गया। चलिए अब किसका निकाले, ऊपर का निकाल लें। चलिए ऊपर वाले को हम अलग कलर से कलर कर रहे हैं, ब्लैक से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं आप लोग, ब्लैक से कलर कर रहे हैं, ये ऊपर वाला। अब जब इसको, इसका नाम दिया 3, क्या नाम दिया इसको, सरफेस 3। अब देखिएगा यहां कर ले रहे हैं, ठीक है। फ्लक्स थ्रू सरफेस 3, कैसे घसीट दिए हैं, दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए इसका एरिया किधर होगा, ऊपर की तरफ। ये एक्चुअली ऐसे है, दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है आपको। ये ब्लैक वाला कलर किया, चलिए थोड़ा सा फोन बज गया, ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या स्थिति है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ। एंगल कितना है, थीटा 90। फ्लक्स इसका नाम दिए 3, कितना हो जाएगा हमारा E डॉट A cos 90। cos 90 मान होता है 0, तो सब क्या हो गया हमारा 0। और ऐसे ही पता है कि जब E और A परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फ्लक्स क्या आएगा 0। डाउन वाले की बात करते हैं, ये ब्लैक वाला, ये वाला डाउन वाला, नीचे वाला सरफेस। फ्लक्स थ्रू सरफेस 4, इसका नाम दिए 4, कितना आएगा 5 4, कितना हो जाएगा E A cos 90। ये भी कितना आएगा 0। क्यों भाई, क्योंकि इधर हमारा कितना होगा एरिया, और इधर होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसी प्रकार एक और कर लेते हैं। फ्लक्स थ्रू अपवर्ड फेस, किसके द्वारा, ऊपर 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 हो गया ना, लेफ्ट बैक या फ्रंट से, फ्रंट साइड सरफेस। ये आगे वाला है ना, अभी ज्यादा गंदा नहीं करना चाहते हैं डायग्राम। ये आगे वाला सरफेस है, एरिया किधर होगा, इधर की तरफ है कि नहीं, और इलेक्ट्रिक किधर होगा, इधर की तरफ। थीटा कितना हमारा 90, सो फ्लक्स 5 कितना आ जाएगा हमारा, 4 तक निकाले, फ्लक्स 5 कितना आ जाएगा हमारा E A cos 90, कितना हो जाएगा 0। याद रखिए हम क्यूब लिए हैं, सब एरिया बराबर ही है। अब आइए फ्लक्स थ्रू बैक सरफेस, पीछे वाला सरफेस। आगे वाला सरफेस के लिए फील्ड एरिया होगा इधर की तरफ, पीछे वाला क्या होगा अंदर की तरफ। और फील्ड कैसे होगा, ऐसे, ये ऐसे फेस रखा हुआ है, ये आगे का हो गया, पीछे का हो गया। आगे के लिए सरफेस एरिया इधर, अब पीछे वाले सरफेस एरिया किधर, इधर, पर फील्ड तो इधर ही है। थीटा भी कितना हो जाएगा हमारा 90, फ्लक्स 5 कितना हो जाएगा हमारा E A cos 90, ये कितना 0। अब कह रहा है कि नेट फ्लक्स निकालें। आइए देखिए नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो क्या कहता है नेट फ्लक्स, कि कोई अगर इनक्लोज सरफेस एरिया है तो जो नेट फ्लक्स होगा इसके सारे सरफेसेस से पास कर रहा है जितने फ्लक्स है सबका स्केलर सम, अलजेब्रिक सम। ये कितना हो जाएगा हमारा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6। जोड़ दो, 5 1 कितना है माइनस ए, 5 2 कितना है प्लस ए, बाकी सब कितना है हमारा 0। ये भी सेमी कट गया, कितना आ गया, कहानी समझ में आई। क्या कोई भी इनक्लोज्ड एरिया देंगे तो क्या आप उसका नेट फ्लक्स निकाल दीजिएगा। उसका क्या तरीका है, उसमें आपको फेस को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करना, कितने उसके अंदर अलग अलग एरिया है, कितने अलग अलग सरफेस है। इसमें कितने सरफेस है 6, तो 6 का फ्लक्स निकाल लिया और बना दिया। अब इस कंडीशन में
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, सब इधर इधर ही होगा। बस आप देख लीजिए कि उस सरफेस का फील्ड का डायरेक्शन किधर है और एरिया का डायरेक्शन किधर है, एंगल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हमारा, फ्लक्स निकल जाएगा। अब एक मार्केबल बात क्या है कि आप देखोगे अभी एक तो निकाला है ना, इसको आप नोट कर लेना है ना, वीडियो वगैरह देख करके अभी नोट नहीं करना, बहुत समय लगेगा, समझ गया ना आप। यहाँ पे है आप अपना उसको पॉज करके देख लीजिएगा और नोट कीजिएगा, बल्कि नोट नहीं करिएगा, एक जैसा मैंने बनाया है ना ऐसा ही आप बना कर दिखाइए, ठीक है। अब एक मार्केबल बात आपको बता रहे हैं कि जब कोई भी इनक्लोज सरफेस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप पुट करोगे तो उसका नेट फ्लक्स हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा, हमेशा आई बात समझ में। अब एक और ट्राई करते हैं, देखते जीरो आता है नहीं आता, कंडीशन समझ लो। अब आप बोल दोगे सर यहाँ जीरो नहीं आ रहा है, आप बात को अच्छे से समझिए, बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई कांस्टेंट वेक्टर होनी चाहिए। अब आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, है कि नहीं। दूसरा, ये एक्सटर्नल फील्ड होना चाहिए, कौन सा, बाहर से फील्ड आना चाहिए। फील्ड बहुत तरह से हो सकता है, मान लो हमने यहाँ पर एक क्यूबॉइड रख दिया, क्या रख दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया और चार्ज को यहाँ रख दिया, तो फील्ड तो चार्ज तक जाना रहेगा ना, आई बात समझ में। जबकि यहाँ मैंने क्या किया है, देखो यहाँ एक्सटर्नल फील्ड दिखाया हो तो चार्ज कहीं बाहर है, सिस्टम से कहीं बाहर चार्ज है, सिस्टम के अंदर चार्ज नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर सिस्टम के अंदर चार्ज हो जाएगा तब जीरो नहीं आएगा। तो कंडीशन समझिए, अगर हम किसी क्लोज सरफेस को क्या बता रहे, ये हम बता रहे हैं आपको उन बच्चों के लिए जिनको नीट और जेई देना है, उनमें आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्या कंडीशन है, अगर किसी इनक्लोज सरफेस को 3D सरफेस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो उसका नेट फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। अब बोलोगे सर एक क्यूब को रख दिए हैं, है ना, और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो बाहर से नहीं है, अंदर से कोई चार्ज रखा हुआ उसकी वजह से आ रहा है, तो भैया वहां जीरो नहीं आएगा। आगे आपको बताएंगे इसको, समझ गए, कंडीशन क्लियर है, इसको समझ गए। इसमें दो बातें थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट था और एक्सटर्नल था। उसमें मैंने कोई भी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को रखा, नेट फील्ड कितना आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्योंकि जरा सोचो, कोई भी 3 डायमेंशन होगा ना तो एक तरफ से इन कर रहा होगा, एक तरफ से आउट हो रहा होगा, है कि नहीं। और एक बात ध्यान देना, जो भी फील्ड फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इनवर्ट डायरेक्शन में बनी है वो फ्लक्स निगेटिव आई होगी। देखो इनवर्ट, यहाँ से क्या देखो ध्यान, इस एरिया में फ्लक्स लाइन क्या हो रहा है, इन कर रहा है, और इस एरिया से फ्लक्स लाइन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, आउट जा रहा है। तो फ्लक्स थ्रू इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज निगेटिव और फ्लक्स थ्रू आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। और अगर ये रेगुलर शेप है, रेगुलर इनक्लोज सरफेस है, तो क्या हो जाएगा, इधर एरिया से, इधर का फील्ड इनवर्ट, इधर का आउटवर्ड, इधर का निगेटिव, इधर का पॉजिटिव, फ्लक्स निगेटिव फ्लक्स पॉजिटिव, जो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए आप। अब ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने 1 by 1 करके बनाया है ना, वैसे ही आप बनाइएगा। शुरू करें, एक क्वेश्चन ले लीजिए, फाइंड द नेट फ्लक्स, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नेट फ्लक्स find the net flux of a horizontal cylinder placed in a electric field, ब्रैकेट में यूनिफॉर्म लिखिएगा, प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई आई कैप क्या दिया मैंने, ई आई कैप, ठीक है।
ई आई कैप समझ गया ना, कौन कौन समझ गया? वेक्टर है पर ई आई कैप मैंने क्यों लिखा है? हाँ एक्स एक्स के अलावा, बिल्कुल ऐसे। इलेक्ट्रिक क्या होगा हमेशा? आई किसका वेक्टर है? एक्स एक्सिस का। और ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक किधर होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए बनाइए। नए बच्चों के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं, बाकी ओल्ड बच्चे अपना शुरू हो जाए, बनाइए। नया बच्चा समझिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा है? ई आई। क्या लिखा है? ई आई। ई आई मतलब ई हो गया मैग्नीट्यूड, आई हो गया उसका डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? हमेशा इस डायरेक्शन होगा, ऐसे। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में? और इसमें क्या कर रहा है? सिलेंडर रखना है। क्या रखना है? सिलेंडर। कौन सा? हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। देख लो, अगर सिलेंडर ऐसे रखोगे ना ड्रम, ये हो जाएगा वर्टिकल सिलेंडर। क्या होगा? और हॉरिजॉन्टल मतलब समझ ही क्या होंगे आप तो? ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इससे आपको फ्लक्स निकालना है, जल्दी निकालिए। फील्ड लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। बताइए है आप लोगों को फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे, है कि नहीं? और आपको इसका नेट फ्लक्स निकालना है, जल्दी निकालिए। जैसे जैसे मैंने यहाँ मेंशन करके बताया था, सरफेस 1 सरफेस 2 है ना, वैसे वैसे करके आप निकाल कर देखिए कितना आता है।